आज हम सीखेंगे बेसिक चीज़ें कि कहाँ से क्या चीज़ अपने को एंट्री करनी है, या फिर जो एंट्री करी है वो कहाँ से दिखेगी। तो लगभग लगभग सभी के पास ERP आईडी आ चुकी है और आपने वर्क भी स्टार्ट कर दिया है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आप कैशबुक के आधार पर वर्क करें या फिर जो आपके वाउचर बने हैं उसके आधार पर वर्क करें। उसकी एंट्री कैसे कर रहे हैं और उसकी एंट्री कहाँ पर इफेक्ट कर रही है वो ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आपने एक जगह मिस्टेक करी है तो वो कहीं ना कहीं पूरे जो आपके बैलेंस शीट वगैरह है उस पर पूरा इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को समझें कि ये एंट्री कहाँ से होनी है, कैसे होनी है। आपका जो बैंक का बैलेंस है वो मिलान करते चले, साथ में सदस्यों का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी मिलान करते चले कि मेरा मेंबर का 3 तारीख पर या 3/10 पे ये बैलेंस थे, तो इसमें ERP आईडी में कितना बैलेंस आ रहा है। साथ में अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, DCCB में आपका जो संस्था का सेविंग है उसमें कितना बैलेंस है 3/10 पे, या फिर आज की तारीख में कितना सेविंग बैलेंस है और इसमें ERP आईडी में कितना बता रहा है, कितना डिफरेंस है डेट वाइज, उसको चेक कर लें। इस टाइप से आपको सारी एंट्रियाँ चेक करते करते चलनी है, जिससे आप जो है वो गलती की संभावना ना रहे और आप जैसे लाइव में वर्क करेंगे तो फिर आपको कोई नए इशू का सामना ना करना पड़े। तो जैसे आपकी ERP आईडी आती है, आपने अभी तक वर्क स्टार्ट कर दिया होगा, पर हम बेसिक चीज़ें फिर भी समझ लेते हैं कि इसमें वर्क कैसे करना है, कहाँ पर कौन सा मॉड्यूल है और कहाँ से कौन से हेड क्रिएट होने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप से आपका ERP आईडी लॉगिन होगा तो इस टाइप से एक इंटरफेस ओपन होगा। पहले तो अपन इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका ऊपर जो है यहाँ पर आपकी आईडी दिखाएगा, जो भी डेट वगैरह है वो वाली। उसके बाद यहाँ पर एक मेन मेनू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपकी आईडी दिखाएगा CEO वाली। फिलहाल ये डेमो आईडी है तो आपको डेमो लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये होता है कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है वहाँ पर आपको कोई सा अकाउंट वगैरह बनाना है या फिर कोई सी ट्रांजैक्शन वगैरह मैपिंग करनी है, आपको पैरामीटर वगैरह सेट करने हैं, तो सारा आपका वर्क यहीं से होगा। यानी कि ये अपने मोबाइल में जो सेटिंग होती है उस टाइप से एक सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर एजेंट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सेटिंग, एसेट्स मैनेजमेंट, बोरोविंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, FAS यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, HRMS, उसके बाद लोन, लोकर, मेंटेनेंस, उसके बाद मेंबरशिप, मर्चेंडाइज यानी कि खाद वाला जो आपका फर्टिलाइजर है वो वाला, उसके बाद PDS, पिगमी डिपोजिट यानी कलेक्शन टाइप, प्रोक्योरमेंट यानी कि समर्थन मूल्य। पर फिलहाल अपने समर्थन मूल्य MPU उपार्जन पर चलता है, तो इस वाले मॉड्यूल को आप जहाँ तक हो नेग्लेक्ट करें। उसके बाद आपका सेविंग डिपॉजिट, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद टर्म डिपॉजिट यानी कि FD वगैरह वो करते हो तो वो वाला डेफिनेशन यहाँ से। उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट का फिलहाल अपने पास एक ही उपयोग है, केवल मैप वाउचर, ये मैप वाउचर अप्रूवल वाला। बाकी ये सारे लाइव होने के बाद आपको वर्क करवाने हैं इस पर। तो ये आपके सेटिंग हो गए। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इसकी। यहाँ पर आप डिस्प्ले का साइज जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एक फेवरेट का ऑप्शन है, जैसे कि आप किसी मॉड्यूल को ये डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ला रखे सिंगल डे बुक, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेदर या ओपनिंग बैलेंस, जो जो भी आप फेवरेट बटन पर ऐड करते जाएंगे वो आपको यहाँ पर फेवरेट बटन में आपको दिखते जाएंगे। ये होगी ऊपर का ये जो मैटर था ये वाला। इसके बाद यहाँ पर सर्विसेज में आपको सारी ये चीज़ें दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मेंबरशिप के अंदर फिर आप जैसे ही मेंबरशिप पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एनरोल मेंबर यानी कि कोई नया मेंबर बनाना है तो वो यहाँ से बनेगा। उसकी किसी डिटेल को फीड करना है तो अदर डिटेल वगैरह यहाँ से फीड होगी। उसके बाद अगर उसकी ज़मीन जोड़नी है तो यहाँ से, उसका अगर शेयर डिपॉजिट करना है तो यहाँ से, उसका शेयर विड्रॉल करना है तो यहाँ से अगर आपको डिविडेंड देना है तो वो, और यहाँ से मेंबरशिप क्लोजर। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है व्यू मेंबर का, यहाँ से आप उसका मेंबर को व्यू कर सकते हैं, यानी कि आपने जो डिटेल भरी है वो यहाँ से देख सकते हैं। ये तो हो गया मेंबरशिप वाला पार्ट। उसके बाद आते हैं अपन लोन वाले पार्ट में। लोन वाले पार्ट में ये रहता है कि आपने जो 31 मार्च पर जो DCT का डेटा तैयार करा है वो सारे किसान तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसका सीधा कलेक्शन करके आप डिसबर्समेंट कर सकते हैं। उनके लिए आपको लैंड डिक्लेरेशन नहीं करना है, उसके साथ क्रेडिट लिमिट भी नहीं बनानी है और ड्रॉइंग सेंक्शन, यानी कि जो 31 मार्च पर मेंबर हैं उनके लिए तीनों चैप्टर अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सीधा डिसबर्समेंट कर सकते हैं या फिर लोन कलेक्शन है तो लोन कलेक्शन कर सकते हैं। अगर 31 मार्च पर उस किसान का बैलेंस नहीं है और अभी वर्तमान में आप उसको डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और ड्रॉइंग सेंक्शन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आप लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट या ड्रॉइंग सेंक्शन जब भी करें आप लॉगिन डेट को पहले प्रायोरिटी से देखें कि आपने कौन सी डेट में लॉगिन कर रखा है। यानी कि मान लो आपका अगर वितरण 10 तारीख 5वें महीने 2023 में है और आपने उसका लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट या ड्रॉइंग सेंक्शन आपने 20 तारीख में करा है तो आप उसको 10 तारीख में डिसबर्समेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखें
कि आप जब भी मेंबर का लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट या ड्रॉइंग सेंक्शन करें तो उसका पूरा डेटा देख ले कि वो कब मैंने उसको फर्स्ट डिसबर्समेंट करा है, उससे पहले ही आप उसका लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और ड्रॉइंग सेंक्शन तीनों करें। और ये ध्यान रखें कि जिस डेट में आप लैंड डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसी तारीख में क्रेडिट लिमिट और ड्रॉइंग सेंक्शन भी कर दें। तो उससे क्या है कि वो किसान आपका उस तारीख से आपका यहाँ लोन डिसबर्समेंट वाले चैप्टर में आपका दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो बात हो गई अपनी केसीसी की। उसके बाद आपको लैंड डिक्लेरेशन हो गया, क्रेडिट लिमिट हो गया, ड्रॉइंग सेंक्शन हो गया। जैसे आप ड्रॉइंग सेंक्शन करेंगे उसके बाद आपका उस किसान का लोन डिसबर्समेंट चालू हो जाएगा। लोन डिसबर्समेंट के बाद अगर उसका कलेक्शन करना है तो यहाँ से आप कलेक्शन भी कर सकते हैं, इस वाले पे क्लिक करके कलेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे कि मान लो लोन कलेक्शन पे गए और यहाँ क्लिक करा, अब क्या होता है कि आप यहाँ पर एडमिशन नंबर जो है आपके पुराने वाले जो खाते के ना वो डालते हैं, तो उससे यहाँ पर वो बताते हैं नो डेटा फाउंड या फिर ऐसा कुछ बताया था कि यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है ऐसा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप सोसाइटी एडमिशन नंबर डाल के उसको सर्च करें, क्योंकि नए इसमें एडमिशन नंबर जनरेट हो गए हैं 6 डिजिट के 100 इस टाइप से कुछ एडमिशन नंबर जनरेट हुए हैं। फिर आपको यहाँ से प्रोडक्ट का सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप जो भी जिस भी डेट में वसूली कर रहे हैं वो कैश, और यहाँ पर व्यू कर दे तो इस टाइप से आपको मेंबर दिख जाएगा। फिलहाल इस मेंबर का लोन नहीं है इसलिए नहीं दिख पा रहा है, पर ये ध्यान रखें कि आपको जो यहाँ पर एडमिशन नंबर डालने हैं वो आपको नए वाले एडमिशन नंबर ही डालने हैं, आपको पुराने वाले एडमिशन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक चीज़ और गलत करते हैं कि जो आप ड्रॉइंग सेंक्शन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप कि यहाँ पर पूरी सूची खोल देते हैं। जैसे मान लो केसीसी खरीफ की जो टोटल किसान है जिनका भी आपने क्रेडिट लिमिट बनाई है वो सारे किसानों को आप टिक लगा के सेव करते हैं तो वो ड्रॉइंग सेक्शन में नहीं दिखते हैं। तो आपको सबसे बड़ी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉइंग सेक्शन करें तो यहाँ पर टिक लगा ले, उसका एडमिशन नंबर डाले और 1 बाय 1 उसको ड्रॉइंग सेक्शन करते चले, तब जाके आपको वो लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में दिखेगा। ये तो हो गया अपना लोन वाला चैप्टर। अब इसकी अगर रिपोर्टें आपको चेक करनी है तो यहाँ पर जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था 1/4 पे। यहाँ से उसकी मेंबर का लोन लेजर भी चेक कर सकते हैं। इस टाइप से ये रिपोर्टें जो है इसको आप टैली कर ले कि कौन कौन सी रिपोर्टें आपके काम की है। फिलहाल तो अभी आपका जैसे ट्रायल रन में चल रहा है तो आपको आधी रिपोर्टें इसमें अभी नहीं दिखेगी, वो गोलाई होने के बाद दिखेगी। ये तो आपका लोन वाला पूरा पार्ट हो गया। आपको कहाँ से लैंड डिक्लेरेशन करनी है, सबसे पहले अपनों ने चेक कर लिया कि मेंबरशिप कैसे उसका बनाना है, जो लोन देना है वो कहाँ से डिक्लेयर करना है वगैरह। उसके बाद आते हैं अपने थ्रिफ्ट डिपॉजिट में। अगर आपका थ्रिफ्ट डिपॉजिट है तो आप थ्रिफ्ट डिपॉजिट की यहाँ से एप्लीकेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन बनाने के बाद यहाँ पर आप थ्रिफ्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर विड्रॉल करना है तो यहाँ से आप अगर उसको इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से, और क्लोजर करना चाहते हैं तो यहाँ से। फिलहाल थ्रिफ्ट डिपॉजिट का इतना अपने यहाँ पर चलन नहीं है। अब चलते हैं अपन सेविंग में। सेविंग में मान लो कोई किसान है जिसका आपको सेविंग अकाउंट खोल रखा है आपने अपनी सोसाइटी में या फिर जो भी पैक्स है उसमें, तो उसके लिए आप 31 मार्च पे अगर उसका सेविंग अकाउंट है तो आप सीधा यहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। अगर 31 मार्च पे नहीं है और आपने नया सेविंग अकाउंट खोला है तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन उसकी पहले क्रिएट करनी होगी। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको एप्लीकेशन वाले पे जाना है, यहाँ पर एडमिशन नंबर डाल के जो भी डिटेल है उसकी यहाँ भर के आपको नेक्स्ट करके सेव कर देना है। तो सेविंग का एप्लीकेशन यहाँ से बनेगी, उसके बाद डिपॉजिट यहाँ से होगा और विड्रॉल यहाँ से होगा। अगर आप उसको सेविंग पर जो ब्याज देते हैं 3 महीने में, 6 महीने में या फिर साल भर में, तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट पोस्टिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप उसको इंटरेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। अपन जैसे चेकबुक इशू करते हैं तो एप्लीकेशन जैसे बनाएंगे अपन, तो उसमें एक चेकबुक का एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर, ये चेकबुक रिक्वायरमेंट वाला। यस करेंगे तो ही आप उसको चेकबुक इशू कर पाएंगे, अदरवाइज नो करेंगे तो आप उसको चेकबुक इशू नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी में एरर दिख रही है तो आप उसको उस मेंबर को मॉडिफाई कर ले, यहाँ से आपको मॉडिफाई होगा या व्यू मॉडिफाई एप्लीकेशन, यहाँ से आप उसको मॉडिफाई करके यहाँ से आप चेकबुक इशू कर सकते हैं। ये अपना सेविंग वाला पार्ट भी हो गया। इसके बाद अपन टर्म डिपॉजिट पे आते हैं। टर्म डिपॉजिट पर आपका एफडी या फिर आरडी जो भी है वो आपको यहाँ से क्रिएट करना है, यहाँ से एप्लीकेशन बनेगी। एप्लीकेशन बनाते टाइम पे एक अपने को पहले उसका इंटरेस्ट पॉलिसी सेट करनी पड़ेगी कि क्या इंटरेस्ट रहेगा उसका वगैरह, उसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अपन इसकी बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि जो आपका टर्म डिपॉजिट है वो कहाँ से क्रिएट होगा। एक बार आप अपने आईडी को लॉगिन करके देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। यहाँ से एप्लीकेशन फीड होगी, यहाँ से ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह कुछ करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका
जैसे कि साल भर की एफडी है और उससे पहले ही आप उसको मैच्योर करना चाहते हैं, टर्म क्लोजर का उपयोग करना है। अगर मान लो 1 साल की अवधि की अगर एफडी है, यानी कि मेच्योरिटी डेट के बाद आप कर रहे हैं या मेच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं, तो टर्म क्लोजर वाले ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ से आप उसको सीधा रिन्यूअल भी कर सकते हैं इंटरेस्ट पोस्टिंग करके। जैसे कि मान लो आपकी 1 लाख की एफडी है, उसका 2000 इंटरेस्ट बना है, तो 2000 इंटरेस्ट उस मेंबर का अकाउंट में क्रेडिट करके आप वो 1 लाख की एफडी को वापस से रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शन है, तो आप इसके लिए अपन एक वीडियो अलग से बना लेंगे जिसमें अपन टर्म डिपॉजिट के जो है वो सारे कवर कर लेंगे। इसमें कि एप्लीकेशन कैसे बनानी है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे लेनी है अपने को, उसमें मॉडिफिकेशन अगर करना है तो वो कैसे करना है, साथ में उसका टर्म क्लोजर कैसे करना है, अगर समय से पहले वो क्लोज कर रहा है तो वो कैसे करना है, रिन्यूअल कैसे करनी है, आप जो एफडी का ब्याज देंगे वो कौन से हेड से अपन लेकर देंगे, उसको सारी चीज़ें अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। टर्म डिपॉजिट के बाद आते हैं अपने पिग्मी डिपॉजिट पर। पिग्मी डिपॉजिट एक डेली कलेक्शन टाइप डिपॉजिट होता है, जो आप डेली कलेक्शन वाला मीटर है पूरा उस टाइप से ही होता है। इसमें आप यहाँ से एजेंट को कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप मैप कर सकते हैं उसको, उसके ट्रांजैक्शन जो डेबिट क्रेडिट है वो कर सकते हैं। आप उसका कमीशन जो है एजेंट का वो यहाँ से निकाल सकते हैं, मंथली पोस्टिंग कर सकते हैं, अगर अकाउंट को बंद करना है तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ पैरामीटर वगैरह को सेट करने हैं, उसके बाद आपको जो उसकी पॉलिसी वगैरह वो बनानी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए भी अपन एक वीडियो पूरा अलग से बना लेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। उसके बाद लोकर वगैरह तो अपने यहाँ रहते नहीं है, तो इस पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन मर्चेंटाइज पर। मर्चेंटाइज में ये होता है कि जो अपना खाद रहता है, सोसाइटी अधिकतर खाद का ही सेल करती है किसानों को, तो ये मर्चेंडाइज वाला ऑप्शन आप मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। अभी अपन केवल इसकी बेसिक चीज़ें जो है वो जान लेते हैं कि मर्चेंडाइज में वर्क कैसे करना है और वो मर्चेंडाइज जो है वो किस लिए इसमें बनाया गया है। तो आपको मर्चेंडाइज के लिए सबसे पहले तो जो है वो आपको आपके सप्लायर वगैरह असाइन करने रहेंगे। सप्लायर असाइन करने के बाद उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा, सन्ड्री डेबिटर्स का अकाउंट बनेगा। उसके बाद आप परचेस करेंगे उसको, परचेस करने के बाद आपको परचेस वाउचर बनाना पड़ेगा। परचेस वाउचर बनाने के बाद आपको उसको सेल रेट डिफाइन करने होंगे, तब जाके आपका सेल में स्टॉक दिखेगा। तो मर्चेंडाइज में अपन सबसे पहले तो ये परचेस वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको कोई खाद वगैरह परचेस करना है तो इस वाला ऑप्शन का प्रयोग करना है। उस परचेस करने के बाद आपको परचेस वाउचर दिखाना होगा। जैसे कि मान लो आपने 500 बैग यूरिया का परचेस करा है, यहाँ से तो आपने परचेस बता दिया, पर वो कहाँ से करा है, उसका पेमेंट किसको देना है, वो सारा डिटेल इसमें परचेस वाउचर में दिखेगी आपको। तो यहाँ से आपको परचेस वाउचर बना देना है उसका। उसके बाद सेल रेट जब डिफाइन करोगे तब जाके वो आपको सेल वाला ऑप्शन में दिखेगा। ये तो अपना परचेस वाला पूरा चैप्टर हो गया। उसके बाद ये जो दोनों है वो सेल वाले ऑप्शन रहेंगे। आपको यहाँ से सेल करना है और यहाँ से आपको सेल वाउचर बनाना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है जिसमें आपको मर्चेंडाइज कैसे परचेस करना है और कैसे सेल करना है उसकी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई इशू आता है या कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर सकें। ये स्टेप से आपका मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज में मतलब हर चैप्टर में आपको यहाँ पर जो है रिपोर्ट दिख जाएगी, तो आप रिपोर्ट जरूर चेक कर लेवे कि आप जो काम कर रहे हैं वो रिपोर्ट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आप वर्क तो कर रहे हैं पर वो सही से वर्क नहीं हो पा रहा है तो फिर आपका वर्क बिल्कुल बेकार है। तो आप जब भी एंट्री करें, एंट्री करने के बाद पर डे आप रिपोर्ट चेक कर लें। रिपोर्ट में वो जो आपने दिन भर काम करा है वो उसमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर शो हो रहा है तो कहीं गलत जगह तो नहीं एंट्री हो गई उसकी, उसको आप क्रॉस चेकिंग जरूर करें, तब जाके आप उसमें अपनी गति ला सकते हैं। उसके बाद अपन मर्चेंडाइज के बाद चलते हैं कोल्ड स्टोर पे। कोल्ड स्टोर का भी अपने यहाँ पर बहुत कम काम होता है, या फिर बहुत सारी सोसाइटी में तो होता ही नहीं है। बहुत कम सोसाइटी ऐसी है जो कोल्ड स्टोरेज का काम करती हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रोक्योरमेंट का अपने यहाँ पर केवल कमीशन की एंट्री होती है, कमीशन प्राप्त होता है वो, और एक्सपेंडिचर होता है वो। बाकी सब ई उपार्जन पोर्टल जो है वो हैंडल करता है, तो किसान वाइज इसमें एंट्री अपन नहीं करते हैं। एक पीडीएस का अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन है। पीडीएस में क्या होता है कि आपको यहाँ से परचेस वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको परचेस करना है, यहाँ से सेल करना है। परचेस और सेल में सबसे बड़ी एक इशू ये आता है कि आपने मान लो परचेस करा है तो आप उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो जीरो अमाउंट का आपने मान लो गेहूँ खरीदा है या फिर चावल खरीदा है तो आप उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं।
तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी इसमें कोई एंट्री करें, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक उसमें एंट्री ना करें। ऐसा नहीं हो कि आपने अभी एंट्री कर दी, फिर थोड़ी देर बाद हुआ कि अरे गलत एंट्री कर दी, मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको। तो आप जहाँ तक हो, जो आपका वाउचर है उसको टैली करें अच्छे से, आप उसका मिलान करें, उसके बाद ही इसमें एंट्री करें। क्योंकि जो समस्या है वो अपने यहाँ पे जीरो अमाउंट वाली है, तो वो एफएस में दिखेगा नहीं। क्योंकि एफएस में जो वाउचर दिखते हैं वो केवल अमाउंट वाले वाउचर दिखते हैं, जिसका अकाउंटेंसी में प्रयोग होता है। अब जीरो अमाउंट वाले उसमें वाउचर दिखेंगे नहीं, तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, वो फिर बैकेंड से करवाना पड़ेगा आपको, और वहाँ बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उसको समझने में, उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह चेंज करने में उनको भी समय लगता है। तो आप कोशिश यही करें कि जब भी आप एंट्री करें 100% जब सेटिस्फाई हो उसके बाद ही इसमें एंट्री करें। यहाँ से आप परचेस करें और यहाँ से आपको सेल करना है। इसमें आपको सेल रेट वगैरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को लग रहा है कि सेल रेट इसका अलग है, तो आप उसका सेल रेट वो कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन है उसमें पीडीएस में जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट उसकी देख सकते हैं। यह हो गया अपना पीडीएस का। अब इसमें भी जैसे कि अपन एमपीएससी एससी से माल लेते हैं, यानी कि गेहूँ चावल शक्कर वगैरह, और अगर उसका पेमेंट करना है तो उसके लिए अपन को एक अलग जो एफएस है, बोरोविंग से अपना कैश क्रेडिट का जो अकाउंट है उससे अपन अमाउंट लेते हैं और अपन एफएस में जाके एमपीएससी को पेमेंट करते हैं। उसके लिए एक अलग से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो ये अपना पीडीएस का चैप्टर जो होता है, इसमें यहाँ से परचेस करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं। पीडीएस का भी एक अलग से अपन बना देंगे, उसमें आपको कोई इशू हो तो फिर बताना। उसके बाद यहाँ से इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो इन्वेस्टमेंट में अपने को एनओसीएल या एनसीओएल के अकाउंट जो है वो इसमें क्रिएट करने हैं, क्योंकि 31 मार्च पे अपने पास थे नहीं। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं, यहाँ एफएस के अंदर गए, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर गए, वहाँ पर आपने असेट्स में गए, इन्वेस्टमेंट में गए और वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर वो लिखा होता है दिस हेड इज लॉक्ड मोड। तो वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट है आपके जो ब्रांच में आपने एफडीआई बना रखी है वो, या फिर जो शेयर आपने परचेज कर रखे हैं अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के, वो सारा वर्क इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में ही होगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। अगर नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो अगर आपके पास पहले से शेयर है और उसमें अगर आपको और शेयर परचेज करने हैं तो ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, शेयर परचेज वाला। या अगर आपको शेयर रिडीम करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। आपको अगर एफडी वगैरह रिन्यूअल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा एफडी जो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है, इसमें इन्वेस्टमेंट का ही काम करना है आपको। आप इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ एफएस में जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाकर आपको अकाउंट बनने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन से सारा काम यहीं से हो जाएगा आपका। यहाँ भी इसमें रिपोर्टें दे रखी हैं, तो आप रिपोर्टें जरूर चेक कर लें। इन्वेस्टमेंट के बाद अपन आते हैं बोरोविंग पर। बोरोविंग में क्या रहता है, जो अपन जिला सरकारी में जो अपने अकाउंट चलते हैं सोसाइटी के, जहाँ से अपन जैसे कि मान लो डीएमआर के कस्टमर के अकाउंट चल रहे हैं जिला सरकारी में, वहाँ से अपन डीएमआर जो है वो डेबिट करते हैं और किसान का सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट करते हैं। पर डीएमआर के अकाउंट की जो लिंक है वो अपने सोसाइटी वाले अकाउंट से रिलेशन जो है वो बनी रहती है। तो अपना जैसे कि मान लो डीएमआर में अपनों ने किसी किसान को 50,000 का डिसबर्समेंट करा है, तो सोसाइटी का जो लोन अकाउंट रहता है खरीफ या रबी का, जो भी स्मॉल मार्जिन जो भी आपके वहाँ पे चलते हैं, उसमें भी 50,000 रुपये डेबिट होते हैं। तो उसका जो है पूरा मेंटेनेंस ये जो बोरोविंग वाला है इसमें दिखेगा आपको। यहाँ पर अगर आपके पास पुराने अकाउंट हैं और उसमें अगर आपका जो है वो जमा और डेबिट हो रहा है, तो वो आप यहाँ डिसबर्समेंट और कलेक्शन वाले से कर सकते हैं। जैसा कि अपना फर्टिलाइजर कैश क्रेडिट वाले अकाउंट में होता है, आपका वही अकाउंट चलता रहता है हर साल, उसको बस रिन्यूअल करते रहते हैं आप। तो वो जो चीज़ है वो आपको डिसबर्समेंट और कलेक्शन में करनी है। आप मान लो अगर डीएमआर के खाते जो है वो हर साल अपने यहाँ पे नए नए खुलते हैं, तो आपको अकाउंट क्रिएशन में जाके उसको अकाउंट को बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो साल भर हुई अकाउंट, जितने टाइम के लिए भी आप उसमें ट्रांजेक्शन करें, बस अकाउंट आपको एक ही बार क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद उसमें डिसबर्समेंट और कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है वो आपका बोरोविंग का पूरा चलेगा। इसमें आप का जो है वो पीडीएस कैश क्रेडिट का जो खाता होता है वो भी इसमें प्रदर्शित हो जाएगा। उसके साथ फर्टिलाइजर कैश क्रेडिट का, उसके बाद आपका खरीफ का, रबी का, आपका एनिमल हार्वेस्ट्री का, जो भी आपने लोन ले रखे हैं बैंक से, देखिए बोरोविंग जितनी भी है आपकी बैंक की, वो सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यहाँ से आपको डिसबर्समेंट भी हो जाएगा और यहाँ से आपका कलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये वाला पूरा जो है बोरोविंग वाला, इसमें आपके जो भी डीसीसी से लोन रखा है उसकी सारी डिटेल कैप्चर यहाँ से होगी। यहाँ से आपको रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपन एसेट्स पे। एसेट्स का मतलब ये है कि जो आपके संस्था में जो भी आपका बिल्डिंग है,
उसके बाद आपका टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर वगैरह जितना भी आपका है वो सारा एसेट्स के अंदर आता है। तो एसेट्स की जितनी भी आपके पास जैसे कि डेड स्टॉक का रजिस्टर हो गया आपका, वो सारा आपने उसमें प्री माइग्रेशन में फीड करा होगा। तो उसमें अगर आपने कुछ बेचा है या फिर हो सकता है आपने कुछ परचेस करा है, तो वो सारा जो है इस वाले मॉड्यूल से आपको वर्क करना है। इस वाले मॉड्यूल पर मान लो आपने चेयर परचेस करी है, तो यहाँ पर जो परचेस एसेट्स है इसमें जाके आप उसको एंट्री कर सकते हैं। अब मान लो आपने चेयर परचेस करी 10,000 रुपए की, तो यहाँ से तो आपने चेयर परचेस बता दी 10,000 रुपए की। अब उसको पेमेंट कहाँ करा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर परचेस में गए, परचेस में जाने के बाद मान लो आपने चेयर परचेस करी एक 5,000 रुपए की, तो चेयर परचेस करी, वहाँ पर आपको ट्रांसफर सिलेक्ट करना है, क्योंकि कैश में तो आप खरीदते नहीं हो। आपको जिला सहकारी या फिर जो भी आपका सेविंग अकाउंट है या फिर जो भी आपका फंड है वहाँ से उस पेमेंट करते हो, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर सिलेक्ट करना है। आपको मतलब एक बेच बन जाएगी और एफएस में आकर उसको जिससे भी पेमेंट करा है वहाँ पर आपको उसको बेच को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो एंट्री अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिलहाल अपन ऊपर ऊपर से इसको समझ लेते हैं कि ये मॉड्यूल किस काम का है। मतलब इसमें जो है आपका एसेट्स परचेस करना, उस पर अगर डिप्रेशिएशन लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, मैनेज एसेट्स, उसके बाद हायर एसेट्स, कैलकुलेशन एसेट्स, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह करते हैं तो वो भी सारी एंट्री इसी मॉड्यूल से हो जाएगी और यहाँ से भी इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एसेट्स के बाद आता है अपना HRMS, इसका भी अपने यहाँ पर कुछ ज़्यादा वर्क होता नहीं है। अब आता है अपना FAS, यानी कि जितना भी आपका ये सारे मॉड्यूल हैं कहीं ना कहीं FAS से कनेक्ट हैं। यहाँ पर एक प्रीपेयर वाउचर दिखता है, यहाँ पर मॉड्यूल रिसिप्ट, मॉड्यूल पेमेंट, इनका तो बहुत ही कम वर्क होता है। यहाँ से आप अगर किससे कैश पेमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए जब आप कैश पेमेंट के थ्रू किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो वो यहाँ से आप कैश रिसिप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोन वाला तो लोन वाले फील्ड में जाके करेंगे, सेविंग वाला सेविंग वाले में, उसके बाद आपका जो थ्रिफ्ट डिपॉजिट है वो जो मॉड्यूल है उनका तो उसी में वर्क करना है। अगर उन मॉड्यूल के अलावा कोई कैश रिसिप्ट होता है तो वही आपको यहाँ से करना है। उसके बाद आप कैश पेमेंट अगर करते हैं तो वही आपको यहाँ से करना है। वो जितने मॉड्यूल हैं उनके अलावा अगर कोई हो तो आपको यहाँ से करना है। अदरवाइज जो मॉड्यूल जैसे कि लोन का है तो लोन में, सेविंग का है तो सेविंग में, वो मॉड्यूल तो वो है ही, उनका वर्क आपको वहीं से करना है। अगर उनमें कोई चीज़ नहीं है तो आप यहाँ से इसका यूज़ करना है। उसके बाद जितने भी आपके लागू यानी कि ट्रांसफ़र वाउचर बनते हैं वो अदर ट्रांसफ़र में जाके आपके बनेंगे। इसमें भी आपको अदर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना रहता है। अदर ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको पहले बैच जनरेट करनी होती है। यहाँ से जनरेट न्यू बैच करके जनरेट न्यू बैच करेंगे, यहाँ पर बैच आईडी आ जाएगी। सोसाइटी वाउचर नंबर अगर आप यूज़ करते हो यहाँ से डाल सकते हैं। क्रेडिट डेबिट जो भी करना है आपका वाउचर उस टाइप से आप यहाँ से करके सेव कर सकते हैं। ये FAS का फर्स्ट मॉड्यूल हो गया। FAS का सेकंड मॉड्यूल में चलते हैं अपन। यहाँ से आपको पास वाउचर दिखते हैं। मान लो आपसे गलती से कोई वाउचर गलत बन गया है तो आपको यहाँ पास वाउचर में आना है, यहाँ व्यू करना है जिस भी डेट में बना है और आपको उसको टिक करके डिलीट कर सकते हैं। जितने भी वाउचर आप दिन भर के बनाएंगे वो सारे वाउचर आपको यहाँ दिखेंगे, आप उसको टेली भी कर सकते हैं। ये आपका पास वाउचर वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद आपका जो है वो डे बुक निकलती है, यानी कि दिन भर में जितने भी एंट्रियाँ करी वो आप डे बुक से चेक कर सकते हैं, उसको टेली करें, उसके बाद ही आप सेटिस्फाई होकर उस डेट को ख़त्म करें। अभी ये ध्यान रखना कि जो आपका पैरेलल रन में चल रहा है तो आपको डे एंड वाले ऑप्शन पे और प्रिंट वाले ऑप्शन पे नहीं आना है, क्योंकि ये लाइव होगा उसके बाद ही वर्क करना है इस पे। इन दोनों मॉड्यूल को आप छोड़ दें अभी। साथ में आप रिपोर्ट जो है FAS की, यानी कि जितनी भी रिपोर्ट है आपकी, ये रिपोर्टों का मास्टर है एक तरीके से। यानी कि FAS में जाके रिपोर्ट पे आप ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिंट वाउचर, सिंगल डे बुक, जितनी भी रिपोर्ट है आपकी यहीं से निकल जाएगी। कैश बुक हो गया, डे बुक होगी, GL हो गया, अभी जितनी भी रिपोर्ट है वो यहीं से निकल जाएगी। इसके बाद ऑडिट, ग्रीवेंस रिपोर्ट, स्टैटिक, ये आपके अभी काम के नहीं है, ये लाइव होने के बाद काम करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इनमें से कौन से मॉड्यूल पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।